अस्सलामुअलैकुम। अब हम स्टार्ट करें चैप्टर 38 वेंटिलेशन वाला। ठीक है, इसमें हमने क्या बताना है? इसमें सबसे पहले हमें बताना है कि इसमें 4 पार्ट्स हमें डिस्कस करना है। इसमें क्या है? पल्मोनरी वेंटिलेशन, डिफ्यूजन, ट्रांसपोर्ट, रेगुलेशन ऑफ वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन में क्या होता है? पल्मोनरी वेंटिलेशन में होता है कि इसमें ऑक्सीजन हमारे लंग्स में आती है और CO2 हमारे लंग्स से आउट मूव करती है। डिफ्यूजन में क्या होती है कि जो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में आई होती है ना, एल्वुलाई में आई होती है, वो ब्लड वेसल में मूव करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो ब्लड वेसल से एल्वुलाई में मूव करती है। ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन हमारे पास ब्लड वेसल से आती है ना, वो ब्लड वेसल सारे टिश्यूज़ में जाती है। और रेगुलेशन ऑफ वेंटिलेशन में क्या होता है कि नॉर्मल ब्रीदिंग जो होती है हमारी 15 ब्रीथ्स पर मिनट, मतलब 1 मिनट में हम 15 दफ़ा सांस लेते हैं। जबकि जब एक्सरसाइज हो रही होती है तो जल्दी जल्दी ऑक्सीजन अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है, तो वो 40 ब्रीथ्स पर मिनट हो जाता है, ब्रेथ पर मिनट। अब पल्मोनरी वेंटिलेशन में डायमीटर जो होते हैं वो 3 होते हैं: वर्टिकल डायमीटर, इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर और लेटरल और हॉरिजॉन्टल डायमीटर। वर्टिकल डायमीटर है जो इंक्रीज और डिक्रीज करता है ड्यू टू दी डायफ्राम। ये देखो ना, क्योंकि इंस्पायरेशन में डायफ्राम नीचे हो जाता है तो ये वर्टिकल डायमीटर इंक्रीज़ हो जाता है, और एक्सपायरेशन में डायफ्राम ऊपर जाता है तो वर्टिकल डायमीटर डिक्रीज़ हो जाता है। इसी तरह इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो है वो डिपेंड करता है स्टर्नम पे। मतलब जब इंस्पायरेशन होती है ऐसे तो स्टर्नम ऊपर की तरफ आती है, तो फिर उसमें क्या होता है कि इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कम हो जाता है, और जब एक्सपायरेशन में स्टर्नम नीचे की तरफ जाती है तो इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह लेटरल और हॉरिजॉन्टल डायमीटर रिब्स की वजह से होता है। ठीक है ना। इसी तरह इंस्पायरेशन में जो है रिब्स ऐसे ऊपर आ जाती हैं, ये नॉर्मल पोजीशन में। इंस्पायरेशन में रिब्स ऊपर आ जाती हैं तो लेटरल डायमीटर इंक्रीज़ हो जाता है, और एक्सपायरेशन में रिब्स नीचे आ जाती हैं तो लेटरल डायमीटर डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद हमने कहना है कि इंस्पायरेशन की जो मसल्स हैं, मतलब टेकिंग के लिए, तो उसके बाद हमने एक इंस्पायरेशन है तो हमने कहना है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। फिर हमने कहना है डायफ्राम, मेनली जो प्राइमरी मूवमेंट कराता है वो डायफ्राम कराता है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल पे बाकी 3 ऐसे हैं: स्क्लेनीज, रिब वाले, सेराटस इंटीरियर और स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। और जो एक्सपायरेशन के मसल्स हैं वो पैसिव मूवमेंट होती है, और मेन फैक्टर इसका जो है ना वो इलास्टिक रिकॉइल होता है कि लंग्स है ना, लंग्स के अंदर इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, तो जब एयर अंदर ली जाती है ना तो वो इलास्टिक फाइबर्स जो है ना वो खुल जाते हैं, और जब एयर एक्सपायर करता है ना बाहर तो इलास्टिक फाइबर्स जो है ना वो बंद हो जाते हैं। ठीक है ना, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आते हैं। इलास्टिक रिकॉइल हो जाता है। रेक्टस एब्डोमिनस मसल है और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल होते हैं। ठीक है। यूनिट ऑफ प्रेशर जो है ना, वैसे यूनिट जो होता है वो mm मर्क्यूरी Hg होता है। ठीक है, mm ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, लेकिन जो गाइटन में यूज़ हुआ है वो यूज़ हुआ है 1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। लेकिन जो 1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर जो यूनिट है ना, ये 1 mmHg के बराबर नहीं है, बल्कि ये 1 mmHg से कम है। ये 0.74 mmHg के बराबर है। ठीक है, इस तरह अगर हम कहते हैं कि 1 mmHg तो वो हमारे पास 1.36 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, मतलब कि ये कम है 1 सेंटीमीटर और ये mmHg 1 ज़्यादा है। ठीक है ना, इसमें 0.74 mmHg। ठीक है, इस तरह हम कहते हैं कि नॉर्मल पोजीशन में क्या होता है कि एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है वो ज़ीरो होता है। एल्वुलाई का भी ज़ीरो होता है नॉर्मल में, और प्लूरा जो होती है ना उसका -5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर होता है। ठीक है, जबकि ड्यूरिंग इंस्पायरेशन जब हम अंदर सांस ले रहे होते हैं तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो ज़ीरो ही रहता है, 0 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। जबकि अंदर सांस लेते वक्त जो एल्वुलाई का प्रेशर हो जाता है ना वो हो जाता है हमारे पास -1। ठीक है, 0 से -1। और प्लूरा का प्रेशर जो होता है वो -5 से -7.5 आ जाता है। ठीक है, लेकिन जब एक्सपायरेशन होती है ना तो एक्सपायरेशन में क्या होता है, वो भी एटमॉस्फेयर प्रेशर ज़ीरो ही रहता है, लेकिन एल्वुलाई का प्रेशर -1 से +1 आ जाता है, और प्लूरा का प्रेशर फिर से -7.5 से -5 में चले जाता है। ठीक है, ये एक छोटा सा चार्ट है, ये इंपॉर्टेंट चार्ट है। फिर ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर क्या होता है? ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर होता है डिफरेंस इन प्रेशर ऑफ एल्वुलर प्रेशर एंड एल्वुलर प्रेशर एंड प्लूरल प्रेशर एट इंस्पायरेशन। मतलब इंस्पायरेशन में जो एल्वुलर प्रेशर है ना, मतलब इंस्पायरेशन में एल्वुलर प्रेशर मैंने बताया था -1 है। ठीक है ना, -1 का डिफरेंस और प्लूरल प्रेशर -7.5 का डिफरेंस जब लेंगे ना तो हमारे पास जो आएगा वो हमारे पास ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर आएगा। ये हमने लिया तो ये +6.5 है। और ये जो है ना ये होती है कंप्लायंस। कंप्लायंस जो एक एबिलिटी है। कंप्लायंस क्या है? इट इज़ द एबिलिटी या फिर द एक्सटेंट टू विच लंग कैन एक्सपेंड एट ईच यूनिट ऑफ ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। ठीक है ना, कि ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर के ईच यूनिट में ये कितना लंग एक्सपेंड होता है। तो कंप्लायंस एक एबिलिटी है, जबकि जो रिकॉइल है ना वो एक मेजरमेंट है। ये दोनों ना आपस में ना
इन्वर्सली रिलेटेड है, मतलब जिस लंग की कंप्लाइंस ज़्यादा होगी ना, जो मतलब ज़्यादा कंप्लाइंस होगा, ज़्यादा उसकी वो एबिलिटी होगी, तो उसकी रिकॉइल पावर ना, मतलब वापस जाने की पावर उसकी कम होगी। इसी तरह इसमें कम कंप्लाइंस है तो उसकी रिकॉइल पावर ज़्यादा है। इस तरह 3 लंग्स में हम कर देते हैं, ठीक है। फिर इस तरह कंप्लाइंस डिटरमिन कहाँ किस तरीके से होती है, सरफेस टेंशन से, इलास्टिक फोर्सेस से, डिस्ट्रक्शन ऑफ लंग्स से, ब्रोंकाल से, डायमीटर इंक्रीज नहीं करता, पल्मोनरी एडिमा से और फाइब्रोसिस से, ठीक है। अब सरफेस टेंशन क्या है, हम कहते हैं कि सरफेस टेंशन जो है ना, सेम मीडियम में ना कोई सरफेस टेंशन चेंज नहीं होती। सेम मीडियम में मतलब एक्सपायरेशन में भी सरफेस टेंशन इतनी होगी और इंस्पायरेशन में भी सरफेस टेंशन इतनी ही होगी। जबकि सरफेस टेंशन जो है ना वो होती है इंक्रीज और डिक्रीज, जो होती है सरफेस टेंशन वो होती है डिफरेंट मीडियम की वजह से। अब देखो एल्विला है ना, एल्विला के अंदर हमारे पास फ्लूइड होगा, तो जब एयर एंटर करेगी ना, तो जब एयर एल्विलाई के अंदर एंटर करेगी ना, तो डिफरेंट मीडियम है ना, क्योंकि एल्विलाई के अंदर फ्लूइड है, तो क्या होगा कि उसके अंदर सरफेस टेंशन ज़्यादा हो जाएगी और सरफेस एरिया कम हो जाएगा और लंग जो है वो कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है ना। ये इसका मैकेनिज़्म होगा, ठीक है। सरफेस टेंशन ज़्यादा होगी और सरफेस एरिया कम हो जाएगा और लंग जो है वो कोलैप्स कर जाएगा, एल्विलाई श्रिंक कर जाएंगे, ठीक है। इस तरह ही ये एक्सपायरेशन में उन्होंने ये बताया और इंस्पायरेशन में कि मतलब एल्विलाई थोड़े थोड़े श्रिंक कर जाएंगे ड्यू टू डिफरेंस इन मीडियम भी डिफरेंस होगा और क्या होगा कि एल्विलाई थोड़े थोड़े श्रिंक कर जाएंगे। लेकिन ये जो है ना सरफेक्टेंट जो होता है हमारे पास सेफ्टी मैकेनिज्म होता है कि जिसकी वजह से वो कहते हैं कि ना देखो सरफेस टेंशन होती तो है एल्विलाई में, बोला तो है हमने कि मतलब एक्सपायरेशन में इंस्पायरेशन में एल्विलाई में सरफेस टेंशन है, ठीक है, और इसमें कोलैप्स हो जाने लगेंगे। लेकिन जो ज़्यादा कोलैप्स हो जाएंगे या डेथ ही हो जाए तो इस के लिए ना हमारे पास सरफेक्टेंट होता है, सेफ्टी फैक्टर। सरफेक्टेंट क्या होता है, ये जो है ना ये एक फोस्फोलिपिड है, उसमें एक हेड और एक टेल है, ये डायपाल्मिटाइल लेसिथिनिन है, ये रिलीज होता है फ्रॉम टाइप 2 एल्विलर एपिथेलियल सेल से, ठीक है ना। और इसका क्या होता है कि ये सरफेस टेंशन को कम कराता है। जब ये सरफेस टेंशन को कम कराएगा ना तो उसकी वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा और लंग्स जो हैं वो रिलैक्स करेंगे, ना कि कोलैप्स करेंगे, ठीक है ना। ये इसका मैकेनिज़्म होगा, ठीक है। इसी तरह ये हमने बता दिया कि ये सरफेस टेंशन जो क्या करता है, डिक्रीज़ करता है, तो सरफेस एरिया क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह ये सरफेस टेंशन ज़्यादा हुई तो लंग कोलैप्स हो जाएंगे और जबकि सरफेक्टेंट होगा सरफेक्टेंट कम हो गया। और जब जो सेलाइन फिल्ड लंग होता है ना, जिसमें फ्लूइड होता है सेलाइन फिल्ड, उसमें क्या होता है, उसमें भी ना सरफेस टेंशन कम होती है, ठीक है ना। सरफेस टेंशन कम होती है, कंप्लायंस उसमें ज़्यादा होती है, ठीक है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में क्या है कि एडिक्वेट अमाउंट ऑफ हमारे पास सरफेक्टेंट नहीं होगा और जब सरफेक्टेंट नहीं होगा तो सरफेस टेंशन जो है वो कम होने के बाद सरफेस टेंशन ज़्यादा होगी और जो होगा सरफेस एरिया कम होगा और लंग कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। इसका हम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं। लैप्लास लॉ में क्या होगा, लैप्लास लॉ में प्रेशर इज इक्वल्स टू टेम्परेचर ओवर रेडियस, ठीक है। जब प्रेशर इंक्रीज होगा ना टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना तो मतलब प्रेशर भी इंक्रीज होगा एल्विलाई का, और जो उसका रेडियस होगा ना एल्विलाई का वो डिक्रीज हो जाएगा और एल्विलाई कोलैप्स कर देंगे। इसी तरह अगर प्रेशर कम होगा टेम्परेचर कम होगा तो रेडियस ज़्यादा होगा, एल्विलाई रिलैक्स करेंगे और कोलैप्स नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरह इसका फॉर्मूला है P = 2T/R, ठीक है। अब हम कहते हैं वर्क ऑफ ब्रीथिंग। वर्क ऑफ ब्रीथिंग मतलब सांस लेते हैं हमें कौन से वर्क करते हैं, 3 वर्क करने पड़ते हैं। कि हमारे पास इलास्टिक वर्क जो होता है वो वर्क जो हम कहते हैं जो लंग्स में इलास्टिक कॉइल होता है उनके अगेंस्ट जो वर्क करते हैं वो इलास्टिक वर्क होता है जो 65% होता है, ठीक है। फिर वर्क अगेंस्ट हम कहते हैं टिश्यू रेजिस्टेंस वर्क। टिश्यू रेजिस्टेंस वर्क वो वर्क होता है जो हम कहते हैं अगेंस्ट प्लूरा, ठीक है, वो 7% होता है। और वर्क अगेंस्ट एयरवे रेजिस्टेंस वर्क, तो एयरवे रेजिस्टेंस वर्क वो होता है जो कि हम एयर कमिंग फ्रॉम नोज के अगेंस्ट वर्क करते हैं जो कि 28% होता है। स्पायरोमेट्री क्या होती है, स्पायरोमेट्री जो होती है वॉल्यूम जो हम अंदर एयर लेके जाते हैं और जो बाहर एयर लेके जाते हैं उसकी वॉल्यूम को रिकॉर्ड करने को स्पायरोमेट्री कहते हैं। स्पायरोग्राम ग्राफ होता है जो कि रिकॉर्डेड वॉल्यूम ऑफ एयर का होता है, ठीक है। स्पायरोमीटर इंस्ट्रूमेंट है जिसमें माउथ पीस अटैच होता है जिसके साथ एक ड्रम अटैच होता है, ठीक है, वाटर ड्रम। और जब हम सांस लेते हैं और सांस निकालते हैं ना तो उसके अंदर एक मार्कर होता है, वो मार्कर जो है ना वो ड्रम में ना ग्राफ बना देते हैं, ठीक है ना। और फिर ये हमारे पास पल्मोनरी वॉल्यूम है। पल्मोनरी वॉल्यूम हमारे पास 4 टाइप्स की होती है। कौन सी एक टाइडल वॉल्यूम होती है। टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होती है जो हम नॉर्मल ब्रीदिंग पे ना मतलब या तो खाली इंस्पायरेशन में या खाली एक्सपायरेशन में, मतलब नॉर्मल जब ब्रीदिंग करना तो हम कितनी अमाउंट ऑफ एयर लेते हैं, मतलब अगर मैं खाली इंस्पायरेशन करूँ
तो मैं 500 ml ऑफ एयर ले लूँगी, ठीक है, या खाली एक्सपायरेशन करूँ तो 500 ml ऑफ एयर निकाल दूँगी, ठीक है। ये हमारे पास टाइडल वॉल्यूम होती है। जबकि जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है ना, वो वॉल्यूम होती है जो कि हम जब इंस्पायरेशन फोर्सली इंस्पायरेशन करें ना ऐसे वाली करके, तो वो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होगी वो हमारी होती है, जब हम फोर्स इंस्पायरेशन करते हैं तो वो 3000 ml ऑफ एयर हम लेते हैं। और जब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है, मतलब फोर्स एक्सपायरेशन करेंगे मतलब ऐसे, तो वो 1100 ml ऑफ एयर है। और रेजिडुअल वॉल्यूम वो होती है, वो वॉल्यूम जो कि लंग्स में ही रहती है, ना ही लंग्स से बाहर आती है, ना ही लंग के अंदर जाती है, वो 1200 ml होती है, ठीक है, ऑफ एयर होती है, ठीक है। इसी तरह पल्मोनरी कैपेसिटीज़ क्या होती हैं, 2 पल्मोनरी वॉल्यूम ऐड कर लें तो वो पल्मोनरी कैपेसिटीज़ बन जाती हैं, ठीक है। इसी तरह इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में क्या होता है कि जो टाइडल वॉल्यूम को प्लस करते हैं और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब इंस्पायरेशन में जो वॉल्यूम, उन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आ जाएगी, ठीक है। फिर हमारे पास फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में क्या होता है, हम रेजिडुअल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड करते हैं तो हमारे पास फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी आ जाती है, ठीक है। फिर हमारे पास वाइटल कैपेसिटी जो इंपॉर्टेंट है, वाइटल मीन इंपॉर्टेंट, वो कैपेसिटी क्या होती है जिसमें इंस्पायरेशन बाय फोर्स, एक्सपायरेशन बाय फोर्स और टाइडल वॉल्यूम तीनों हों और टोटल लंग कैपेसिटी जिसमें चारों हों, ठीक है। तो हमारे पास टोटल लंग कैपेसिटी 5800 ml आ जाती है। अगर हम 500, 1100, 1200 और 3000 मिक्स करें तो 5800 ml। इसी तरह अगर आप इंस्पायरेटरी कैपेसिटी लगाओ तो वो 3500। फिर ये मैंने आपको अलग अलग के बता दिए, तो ये आप कैलकुलेट आराम से कर सकते हो। जैसे कि हमने रेजिडुअल वॉल्यूम का 1200 लगा लिया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का 3000 लगा लिया, एक्सपायरेटरी का 1100 लगा लिया और टाइडल वॉल्यूम का 500 लगा लिया, ठीक है। ये हमारे पास जो है ये स्पायरोग्राम बना हुआ है, ठीक है ना। फिर इसमें क्या बनाया हुआ है हमने, सबसे पहले ये दिखाई हुई है रेजिडुअल वॉल्यूम जो कि 1200 तक होती है, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो 1200 से ऊपर 1100 तक होगी तो 2300 तक, 2300 से फिर 2800 तक टाइडल वॉल्यूम दिखाई हुई है। उसके बाद जो है हमारे पास एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है वो 3000 है, वो 2800 से 5800 तक हमने जो दिखाई हुई है वो हमने इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब मतलब ये जो है ना हमारे पास वॉल्यूम्स हमने सब अलग अलग 1 2 3 4 करके दिखाई हुई है। जो कैपेसिटीज़ हैं, कैपेसिटीज़ हमने इनको एडिशन कर देनी है। तो कैपेसिटीज़ में वाइटल कैपेसिटी में हमारे पास इंस्पायरेटरी, टाइडल और एक्सपायरेटरी की एडिशन हो गई। वाइटल कैपेसिटी में, टोटल लंग कैपेसिटी में हमने चारों की एडिशन कर दी। फिर हमारे पास जो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी थी उसमें हमने टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेशन की कर दी। और फिर जो हमारे पास फंक्शनल रेजिडुअल थी उसमें हमने एक्सपायरेशन और रेजिडुअल वॉल्यूम की कर दी, ठीक है ना। अब हम आते हैं, अब हम कहते हैं कि हम जो है ना हम रेजिडुअल वॉल्यूम को मैयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी वजह से जो कैपेसिटी जिसके अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम होगी उनको भी मैयर नहीं कर सकेंगे। तो वो कौन सी कैपेसिटीज़ होती हैं, वो होती हैं हमारी एक टोटल लंग कैपेसिटी और एक फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। और इन लोगों को मैयर करने के लिए हमें हीलियम डाइल्यूशन मेथड यूज़ करना पड़ता है। डेड स्पेस क्या होती है, वो स्पेस जहाँ पे गैसेज एक्सचेंज ना हो रही हो। तो एनाटॉमिकल डेड स्पेस तो वो होती है पूरा पैसेज वे जहाँ पे वो गैसेज एक्सचेंज नहीं हो रही होगी, मतलब गैसेज एक्सचेंज नोज से जाती है आपकी, फिर आगे लेरिक्स में, ट्रैकिया में, ब्रोंकायोल्स में, यहाँ पे एक्सचेंज तो नहीं हो रही थी ना, तो वो एनाटॉमिकल डेड स्पेस है। पूरा एयर पैसेज वे जो है वो एनाटॉमिकल डेड स्पेस है, ठीक है, जहाँ पे गैसेज एक्सचेंज नहीं होती। लेकिन फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस वो होता है कि जब एल्वुलाई में भी गैसेज एक्सचेंज नहीं हो। बाकी तो इसमें रेस्पिरेटरी में एयर पैसेज वे में नहीं गैसेज एक्सचेंज होगी, लेकिन एल्वुलाई में भी जब गैस एक्सचेंज नहीं होगी ना तो वो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस होता है, ठीक है। माइन्यूट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या होता है, ये वो अमाउंट ऑफ एयर होती है जो कि हमारे एयर पैसेजवे में 1 मिनट में ना होके आती है, वो 6 लीटर होती है। वो मैयर कैसे करते हैं, हम टाइडल वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम रेस्पिरेटरी रेट से 12 ml से, तो वो हमारे पास आ जाती है 6 लीटर पर मिनट। मतलब 1 मिनट में हमारे पास 6 लीटर वो एयर अंदर बाहर होती है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, माइन्यूट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, रेट ऑफ एल्वुलर वेंटिलेशन। एल्वुलाई में रेट क्या होता है कि मतलब कितना टाइम लगता है एल्वुलाई में गैस पहुंचने और एक्सचेंज, तो मतलब रेट एट विच एयर रीचेस एट गैस एक्सचेंज एरियाज एल्वुलर एल्विडक्ट्स। तो ये क्या है, इसमें हमने बोला है रेट ऑफ एल्वुलर वेंटिलेशन। तो क्या है कि रेट एट विच एयर रीचेस
द एल्वुलाई। तो उसमें क्या है, डेड स्पेस में जो एयर होती है हम उसको माइनस करते हैं टाइडल वॉल्यूम से, मतलब 500 हम अंदर लेते हैं, डेड स्पेस में गैसेस चेंज नहीं होती तो उसको माइनस करेंगे और उसको हम रेस्पिरेटरी रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4200 ml आ जाती है रेट ऑफ एल्वुलर वेंटिलेशन। ठीक है, बॉडी में हमारा क्या होता है, सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन जब होती है ना, जब एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं तो वो वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है ब्लड वेसल्स में। ठीक है, जबकि लंग्स में क्या होता है कि जब सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होती है, हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो वैसो डायलेशन होती है क्योंकि ज़्यादा एयर अंदर मूव करनी चाहिए। ठीक है, और इसी तरह पैरासिम्पैथेटिक में जब रिलैक्स मूड में होता है तो वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जानी चाहिए ताकि इतनी ज़्यादा वो ना हो। ठीक है, एस्थमा में क्या होता है कि हिस्टामिन रिलीज होते हैं तो इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन जब फैल जाता है ना, मतलब तो वो जो हिस्टामिन रिलीज करके जो इन्फ्लेमेशन कराते हैं ना ऐसे, तो वो जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको कंस्ट्रिक्ट कराते हैं, ब्लड ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। उसका ट्रीटमेंट होता है कि ब्रोंको डायलेशन के लिए लें। कफ रिफ्लेक्स क्या होता है, कफ रिफ्लेक्स जो होता है ना, ये नॉइज़ आती मुंह से है लेकिन लंग्स की वजह से आती है। ठीक है ना, तो ये क्या होता है कि हमें लंग्स में ब्रोंकाई में ट्रैकिया में या किसी भी लंग्स में मतलब हमें इरिटेशन हुई हो ना तो वो एफेरेंट इम्पल्स सेंड करते हैं, वो वहाँ से वेगस नर्व के पास जाती है, वेगस नर्व मेडुला के पास, फिर मेडुला से एफेरेंट इम्पल्स आती है। मतलब कि हमने 2.5 लेयर एयर इंस्पायर की। ठीक है, इंस्पायर करके वो हमारे पास अंदर जब आ गई ना तो उसके बाद हमें जब इरिटेशन हुई ना तो वो एफेरेंट इम्पल्स के पास गई, एफेरेंट इम्पल्स के पास वेगस नर्व के पास, वेगस नर्व के पास गई ना तो एब्डोमिनल मसल को पता लगा, एब्डोमिनल मसल को सप्लाई करती है ना वेगस नर्व। एब्डोमिनल मसल जो है ना एपिग्लॉटिस और वोकल कॉर्ड क्लोज है। जब देखो ना हमारे पास जब एयर अंदर आई तो एपिग्लॉटिस और वोकल कॉर्ड क्लोज हो गए। फिर जब हमें कोई इरिटेशन हुई तो वो वापस एफेरेंट इम्पल्स गई, एफेरेंट इम्पल्स वेगस नर्व के पास गई, वेगस नर्व में क्या हुआ कि एब्डोमिनल मसल फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट हुआ और वोकल कॉर्ड और एपिग्लॉटिस ओपन होके बाहर आ गई। ठीक है, इसी तरह स्नीज रिफ्लेक्स क्या होता है, कफ रिफ्लेक्स जो था वो माउथ से होता है और लंग्स की वजह से होता है। स्नीज रिफ्लेक्स जो है वो होता भी नोज से है और होता भी नोज नेज़ल में ही, मतलब कोई डस्ट वगैरह नेज़ल एलर्जी की वजह से ही हो जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, माउथ का एक स्ट्रक्चर ओवल्व होता है, वो जो होता है वो क्लोज हो जाता है। ठीक है ना, डिप्रेस हो जाता है जिसकी वजह से नोज से एयर एक्सपेल होती है। मतलब इरिटेशन अगर हुई ना नेज़ल पैसेज वे में तो ये यहाँ से जाएंगे एफेरेंट इम्पल्स, एफेरेंट इम्पल्स से ट्राइजेमिनल नर्व, उसमें वेगस नर्व में कहती है ट्राइजेमिनल नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व से मेडुला, मेडुला अवल्व डिप्रेस होकर एयर एक्सपेल आउट कर दिया। वोकलाइजेशन में क्या है, बोलने के लिए मतलब मैं बोलूँ ना तो कैसे बोलती हूँ, उसके 3 मेथड्स होते हैं। सबसे पहले जो है ना वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स होता है, उसका हम फोनेशन कहते हैं। फिर जो है ना उसके बाद फोनेशन के बाद आर्टिकुलेशन ऑफ लिप्स, टंग्स और सॉफ्ट पैलेट, और फिर रेजोनेंस होता है माउथ, नोज और साइनस की वजह से। ठीक है।